morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great and doing studies at your home regularly. So today we will discuss the chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. We will discuss about the land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Now first one is land. Land क्या है? ज़मीन. राइट. लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया. लैंड जो है वो सिर्फ 30% कवर करता है हमारे अर्थ सरफेस का. अब हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी अनइवन है. मीन्स कहीं पे बहुत ज़्यादा गहराई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई है. ठीक है. इस वजह से क्या है कि हमारी अर्थ का जो 70% पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है, वाटर से कवर्ड है. और इसमें जो 30% एरिया है वो क्या है? लैंड है. अब सारा एरिया जो लैंड का है दैट आर नॉट हैबिटेबल. अब हैबिटेबल वर्ड कहाँ से बना है? हैबिटेबल वर्ड बना है हैबिटेट से. ठीक है. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पोलर बियर. पोलर बियर मोस्टली कहाँ पे रहता है? आर्कटिक रीजन में रहता है. ठीक है. अब मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है. ठीक है. कहीं पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, मतलब कहीं पानी भर जाता है. तो हम हर जगह नहीं रह सकते. वी कैन नॉट लिव एनीवेयर. ठीक है. अब आप ये बता सकते हो कि लैंड क्या है? लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड नॉट एवरी पार्ट इज हैबिटेबल. Cause for uneven population in certain parts is varied characteristics of land and climate. Right? अब एरियाज जो ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और इनहेबिटेड, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे रग्ड टोपोग्राफी हो गया, प्लेन्स हो गए, रिवर वैलीज हो गए, स्टीप स्लोप्स एंड माउंटेन्स हो गए. ठीक है. लो लाइंग एरियाज, जो सस्पेक्टेबल है वाटर के लिए, दीज आर द एरियाज. ठीक है. इसमें जो वर्ड है कि टोपोग्राफी. अब हमारी अर्थ का जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी. वो काफ़ी अनइवन है, लो लाइंग एरियाज हैं, कहीं पे स्टीप स्लोप्स है, कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे गहराई है, कहीं पे लो लाइंग एरियाज हैं जो सस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब संभावित है कि वहाँ पे पानी भर सकता है. ठीक है. और जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है. क्यों? क्योंकि वो बहुत मोस्टली सुटेबल है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है. तो इस तरह से ये हैबिटेबल लैंड जो है हमारा, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड वी कैन नॉट लिव एनीवेयर. ठीक है. हर कहीं हम नहीं रह सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ लैंड. अब लैंड के क्या क्या यूजेस हैं? ठीक है. लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. कैन यू टेल मी कौन से ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए हम लैंड यूज़ करते हैं? येस, सच एज एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, फॉरेस्ट्री और बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. नाउ दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. ठीक है. अब जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. और जो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं दैट आर ह्यूमन डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड, यूज पैटर्न, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. लैंड को हम और भी कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. ठीक है. Land can also be classified into private land and community land, and on the basis of ownership, private land owned by individuals, right? Whereas community land is owned by the community and for common uses such as collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs, right? Now another name for community land is common property resource. Common
property resource. Even though people demands are ever growing, availability of land is limited. लोगों की डिमांड बढ़ रही है लेकिन लैंड क्या है, वो लिमिटेड है. लैंड तो नहीं, अब डिमांड्स बढ़ रही हैं पर लैंड जो है हमारा वो तो लिमिटेड ही है. ठीक है, उनकी अप्रोचेस बढ़ रही हैं. कहीं पर उन्होंने कमर्शियल एरियाज चाहिए उन्हें बिल्ड कर, मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, कहीं पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना है. ठीक है, तो इस तरह उनकी लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ रही है. दिस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो लीड्स टू मेजर थ्रेट्स. लाइक कैसे कैसे थ्रेट्स हो सकते हैं कि अगर जो मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई जा रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो क्या एक्टिविटीज, इससे क्या होगा, कौन कौन से थ्रेट्स पॉसिबल हैं. लाइक लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि उसकी घिसावट, एक तरह से बोलते हैं ना कि खराब होना, क्वालिटी कम हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया. लैंडस्लाइड्स हो रही है काफ़ी जगह. ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाता है. एंड और कौन सा हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन. तो मेजर थ्रेट्स जो हमारे इससे पॉसिबल हो सकते हैं वो कौन से हैं, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. हम लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, राइट. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. अब इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. अब आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है. ठीक है, जिससे क्या होगा, इट लीड्स टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. मीनवाइल गिवन ये जो हमारे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, मतलब देयर आर वी कैन यूज वेरियस मेथड्स टू कंजर्व आवर लैंड. जैसे कि एफॉरेस्टेशन, हम बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज लगा सकते हैं. ठीक है, और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ओवर ग्रेजिंग पे चेक कर सकते हैं. और जो भी हम लैंड पे केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह जब हम एग्रीकल्चर के टाइम यूज़ करते हैं, हम उनका यूज़ रेगुलेटेड कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है लैंड को. ठीक है, तो देयर आर सम मेथड्स टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज, राइट. नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो. Natural resource, that is the land. The first natural resource, the land, we will discuss. Land is one of the most important natural resource, covers only about 30% of the total area of the earth's surface, but all parts of the area are not habitable. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. Land is the basic resource. It is used by human beings for settlement, agriculture, transport, and for other activities. Even most of the clothing requirements of man comes from land. About 95% of human food requirements are met from land. Traditionally, Adivasis in India or tribals in other parts of the world consider land a community resource. In Africa, even today, many communities use pasture lands as a common resource for grazing their domesticated animals. They even collect fodder, fruit, and medicinal herbs for community use. Community lands are considered as a common property resource. Now you have seen in the video that land is a very important natural resources, right. अब हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. सॉइल मतलब मिट्टी. जो हमारे अर्थ के सरफेस में जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, वो जो दानेदार सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, मिट्टी. उस जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी, एंड इज कॉल्ड सॉइल. ठीक है, अब किस जगह पर कैसी लैंडफॉर्म है, दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, पहाड़ों पर जो है, पहाड़ों के आसपास की जो मिट्टी है वो अलग होगी, समुद्र के आसपास की मिट्टी है वो अलग होगी. तो अब हम इसमें ये बात करेंगे कि मिट्टी जो हमारी सॉइल है वो होती क्या है, व्हाट इज अ सॉइल, और वो बनती कैसे, राइट. तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उन पर कई सालों से, कई ईयर से जो है धूप पड़ रही होती है, बारिश हो रही होती है. ठीक है, कहीं पे ज़्यादा हॉट होता है, कोल्ड होता है, सर्दियाँ होती हैं, मतलब इन सब क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं. ठीक है,
और कितने सालों में ऐसे कई जो वेस्ट जैसे इन जो हमारे ह्यूमन बींग्स भी डेड हो जाते हैं, और हमारे जो भी हमारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, राइट, एंड जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ज़मीन में से जो लगे होते हैं, उनके जो छोटे छोटे मतलब हर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है जिसमें कभी लाइफ थी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर है और जो रॉक्स हैं, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं इट मेक्स अ सॉइल, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेदरिंग। तो द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो एक मिक्सचर होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, वो क्या करता है, वो सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक है, सुटेबल बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा सॉइल, व्हाट इज सॉइल। अब है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि जो सॉइल बनती है सॉइल, तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करते हैं। अब जैसे है पेरेंट रॉक, मतलब कि ऐसी जो चट्टानें हैं जो टूटती हैं, ठीक है, फिर वो मिट्टी बन जाती हैं। जैसे अब बहुत सारी तरह की मिट्टी होती है, जैसे कहीं पे माउंटेन एरिया है तो वहाँ पे जैसे लाल पत्थर होते हैं, तो प्लेन एरियाज़ में अलग होती है, जहाँ पे फॉस्फोरस ज़्यादा है वहाँ पे अलग मिट्टी होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल फॉर्मेशन कैसी है वहाँ पे। अब कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, जैसे क्लाइमेट हो गया कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, और कौन सा फैक्टर हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल, और क्या होगा, टाइम, ठीक है, और क्या हो सकता है, दीज आर द फैक्टर्स, मतलब कि जो भी पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, आपका टोपोग्राफी हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है कि हमारी जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सॉइल, a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth and closely linked to the land, ठीक है। और लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, कि किस, जहाँ पे जैसे माउंटेन्स एरिया है वहाँ अलग होगी, समुद्र के पास का एरिया है वहाँ अलग होगी। सो ऑल इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। सॉइल किससे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, और जो भी वेदर्ड रॉक्स हैं जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन मतलब उसकी क्वालिटी में कमी आ रही है, ठीक है, और इसके जो भी है कंजर्वेशन मेजर्स। नाउ सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो भी हवा पानी से जो टॉप सॉइल होता है वो उसको जो उड़ा के ले जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। अब जो भी हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं या ह्यूमन फैक्टर्स हैं, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, इट कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। फैक्टर्स विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो भी हम एग्रीकल्चर के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है। और क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स इसका एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, राइट। Now there are some other methods also to conserve these resources. हम इसको कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स भी हैं, ठीक है। जैसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, जो क्या करता है, सॉइल की मॉइस्चर को रिटेन करता है, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके बीच में हम एक स्पेस स्पेयर कर देते हैं सो दैट इसकी जो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहे, ठीक है। और क्या मेथड है इसका, काउंटर बैरियर्स। हम जो कोई भी स्टोन्स लगा के, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ठीक है, वो उसके चारों तरफ लगा देते हैं। एंड ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम उसके वी मेड द ट्रेंचेस, राइट। अब और क्या मेथड हो सकता है, जैसे रॉक डैम।
In this method, rocks are piled up to slow down the flow of water, and it also helps to prevent what? हमें ये आगे फर्दर सॉइल लॉस में प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड हो सकता है टेरेस फार्मिंग। देखा होगा आपने कई जगह पे कि टेरेस फार्मिंग कैसे स्टीप स्लोप्स बना देते हैं, टेरेसेस बना देते हैं, ठीक है, सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, thus reducing surface runoff and even soil erosion, ठीक है। और क्या मेथड हो सकता है इसका? इंटरक्रॉपिंग की, एक साथ हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइप्स सो दैट उसको हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम रेन वॉश। तो जो कि हमें हेल्प करता है सॉइल को कंजर्व करने में, जैसे हमने पढ़ा मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, रॉक जैम, ठीक है। तो ये इसके मेथड्स हैं। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो। Soil is the most important resource which sustains the living world. Soil is the topmost surface layer of the earth. It comprises of mineral particles and decayed organic material which together help plant growth. The organic content in soil is known as humus. Soil profile. Soil is formed in layers from parent rock upward. This layering arrangement is known as soil profile. The layers of soil are also known as horizon. Generally, there are three horizons designated as A, B, and C. C is the bedrock, B is the subsoil above it, and A is the soil proper and contains humus. Soil formation. Soil formation is an extremely slow and complex process. It takes several years for the formation of just 1 centimeter layer of soil. Temperature, precipitation and other chemical constituents of soil also help in soil formation. Thus, soil is formed by mechanical, chemical and biological processes. Plants, animals, insects and countless bacteria, besides providing materials for formation of humus, are also useful when they are alive. Soil formation, climate. Controlling factor of soil formation is, however, the climate. It is the climate that causes weathering of rocks, which in turn supplies materials for soil formation. Parent rock. Parent rock or the original rock, its characteristics and quality is also responsible for the type and quality of soil. For example, shales make clayal soil, while sandstone contributes sand grains. Rate. Rate of soil formation mostly depends on the frequent temperature changes and precipitation. Time. Time factor is essential both for soil formation and its use. Relief. Altitude, slope and depositions like rivers and winds also affect soil formation. Indeed, depending on the origin of soil and their evaluation, soils are classified into two main groups: residual and transported soils. For example, red and black soils in Deccan Plateau are residual soils, whereas the alluvial soils of Ganga Valley are transported soils. Humus. Flora, fauna, and microorganisms in soil affect humus formation and give it black or grey color. Soil as a renewable resource. From the process of soil formation and factors influencing it, soil is clearly a renewable resource. The process is, however, very complicated and slow. It takes anything from 400 to 1000 years for an inch of soil to form. Responsible for soil degradation. Soil erosion. Soil erosion is the chief factor responsible for soil degradation and even for its destruction. Among the factors responsible for soil erosion are deforestation, faulty agricultural practices, chemical fertilizers and pesticides. Salination. Accumulation of water on soil causes its saltiness. Irrigation canals lead to salination of soil. In India, 36% of total irrigated area has been affected by salination, thus resulting in soil degradation. Deforestation. Deforestation causes enormous loss to basic properties of soil. Overgrazing. Floods and landslides also degrade the soils.
conservation of land and soil resources. It means protection, preservation, and efficient utilization of resources. Conservation, on the other hand, is a human practice and has to be promoted rather than allowed to run on its own. Some methods of soil conservation are check land degradation, mulching, contour barriers, terrace farming, agroforestry and other measures, shelter belts. दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, हम वो कैसे फर्टाइल हो सकता है और कैसे उसका जो डिग्रेडेशन होता है हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वाटर. जो हमारा अर्थ का 3/4 सरफेस एरिया है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नोन एज वाटर. अब क्या है, ओशंस जो हैं इट कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इवन इट सपोर्ट्स अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. लेकिन इट इज़ अ सलाइन एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. हाँ, ये सलाइन है इसलिए इसको हम ह्यूमन जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते. Fresh water even accounts for only 2.7% and 70% of these occurs as ice sheets, right? And glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region and even they are inaccessible. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशन की वजह से. Thus only 1% of fresh water, सिर्फ 1% of fresh water is useful for human consumption, right? Now, water can neither be added nor subtracted from the earth and the total volume remains constant. And its evidence seems to vary only because of the constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. ठीक है, तो इसको हम क्या भी बोलते हैं, वाटर साइकिल. आपने पढ़ा है ना ये 7th क्लास के वाटर साइकिल. ठीक है, अब क्या है, जो हमें वाटर अवेलेबल होता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. जो कई पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेजेस इन द फ्रेश वाटर. ठीक है, कंट्रीज लोकेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जो है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल है इससे कि कहीं पे ड्रॉट्स हो गए, जो मतलब कहीं पे फ्लड्स हो गए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट? दस वाटर शॉर्टेज मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी विच इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज. ठीक है, अब लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की. अब हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट? नाउ टू गेट एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्लीन एंड एडवोकेट वाटर सोर्सेज, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए. अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए? हम केनाल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर इरीगेटिंग फील्ड, दैट शुड बी प्रॉपरली यूज्ड. ठीक है, और क्या हो सकता है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन जो हमारे हैं, it covers the slow surface of the surface runoff and replenish underground water. अब इसके लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग इज द अनदर मेथड टू सेव द सरफेस runoff. ठीक है, नाउ what other method we can use, like sprinklers that effectively irrigate the area. और वो कैसे चेक कर सकता है वाटर लॉस को, इवेपोरेशन के थ्रू, राइट? अब जो हमारे ड्राई रीजन्स हैं जहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन. वहाँ पे ये इरिगेशन जो है वो बहुत यूज़फुल होगी. और जो हमारे वैल्यूबल वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारा वैल्यूबल ये वाटर रिसोर्सेज है, इट कैन बी ऑल्सो कंजर्व बाय अडॉप्टिंग वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है, हम इसको बहुत सारे इरिगेशन के मेथड यूज़ करके इसको कंजर्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. इस तरह से हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर टर्म, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अभी
Now these natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, right, and atmosphere. ठीक है, lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call as a biosphere. अब in the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. उनको डिपेंड रहना पड़ता है. This life supporting system is known as a ecosystem. इसको हम क्या बोलते हैं? ecosystem. ठीक है. वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, राइट. जो बर्ड्स होते हैं, द बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स एज वेल. जो हमारे वल्चर्स हो गए, वल्चर्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ scavenger and considered as a vital cleanser of the environment. अब एनिमल्स, जो बड़े छोटे जो भी हमारे एनिमल्स हैं, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. दे ऑल आर इंटीग्रल टू द मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. जो भी हमारी ग्रोथ है वेजिटेशन की, इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, राइट. ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ, उनको हमने कैसे ग्रुप किया हुआ है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा, ठीक है. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे क्या होगा? ह्यूज ट्रीज थ्राइव्स. फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एविडेंट वाटर सप्लाई, राइट. Now these forests are associated with heavy evident water supply. These areas have heavy rainfall and huge trees, ठीक है. और क्या हो सकता है? ग्रासलैंड्स जो है वो ऐसे एरियाज हैं हैविंग शॉर्ट स्लैंटेड ट्रीज, जो एंड इवन ग्रासेस ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, जैसे जैसे उसका मॉइस्चर डिक्रीज होता है, जो साइज होता है ट्रीज का एंड देयर जो डेंसिटी होती है उनकी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है. जो थॉर्नी श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, वो ड्राई जो एरियाज हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं grown in the dry areas of low rainfall. The plants of this region have deep roots and leaves with thorny and waxy surface. जो क्या हेल्प करता है हमें? that helps in reducing the loss of moisture through transportation, ठीक है. Now the thorny shrubs and scrubs grown in the dry areas of low rainfall, ठीक है. और जो इसके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑफ दिस रीजन हैव डीप रूट्स एंड देयर लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस. जो हमें क्या हेल्प करता है? दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर. और किसके थ्रू? थ्रू ट्रांसपिरेशन. और क्या हो सकता है? जो हमारा एवरग्रीन और डेसिडस हमने पढ़ा था 7th क्लास में भी, एवरग्रीन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है ना, डेसिडस. These are the type of forest जो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग अपन when they shed their leaves. और जो हमारे ट्रीज होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, they do not shed their leaves simultaneously. मतलब किसी भी सीजन में, in any season of the years, they do not shed their leaves simultaneously. जो deciduous forest है, they shed their leaves in a particular season, ठीक है. जिससे क्या होगा? It will help in conserve the loss of moisture through transpiration, ठीक है. और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल वेजिटेशन का? इंडिया में मोस्टली एवरग्रीन और डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है, विच आर अ रिच सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. हिमालय रीजन में, जो हिमालय रीजन ऑफ इंडिया है, दे हैव मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड दे आर फाउंड अकॉर्डिंग टू देयर एल्टीट्यूड. उनके हाइट के हिसाब से वो फाउंड मिलते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इसका कंजर्वेशन. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंजर्व इट ऑल्सो, राइट. तो हम इसका पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ.
अब फॉरेस्ट क्या है, हमारी वेल्थ है, दे आर आवर वेल्थ. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द ecosystem. Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants as well as for the animals. Right? हम अपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? नेशनल पार्क्स बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. ड्यू टू indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are in the verge of extinction. इसकी वजह से हमें इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. राइट. एंड व्हाट वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज. उसको हमें रीजनल और कम्युनिटी लेवल दोनों पे हमें उसको एनकरेज करना चाहिए. एंड इट इज़ द इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हर किसी की एक ड्यूटी है कि वो अपने प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व करके रखे. ठीक है. और इवन एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, जिसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ मेड अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ठीक है. एंड इंक्लूजन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनेबल कि वो ऐसे स्टेप्स ले सकें, ऐसे डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकें लोगों को कि आगे वो हमारी जो अभी स्पेशीज़ हैं उनको कंजर्व करके रख सकें. ठीक है. तो ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. इसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज लैंड, कैसे वो डिग्रेड होता है, हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं. फिर हमने पढ़ा कि सॉइल क्या होता है, वो कैसे, हाउ द सॉइल डिग्रेडेशन अकर्स एंड हाउ वी कैन कंजर्व. हमने वाटर के बारे में पढ़ा, उसमें वाटर अवेलेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो पढ़ा, और उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड हाउ वी कैन कंजर्व इट ऑल्सो. ठीक है. तो आप इस चैप्टर को अपने घर पर थॉरली रीड कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, काइंडली टेल अस. वी विल मीट यू शॉर्टली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.